नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। रणनीतिक रक्षा साझेदारी, स्पेस, एनर्जी, एआई और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग पर जोर। नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल की भेंट। मध्य यूरोप में पोलैंड भारत के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्री का बयान। आर्थिक और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा। डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा का उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया विमोचन। उनके संघर्ष और निर्णयों को युवा डॉक्टर्स के लिए बताया प्रेरणा। कहा, अलग अलग विचारों के बावजूद आज तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। सदन की निष्पक्षता और पारदर्शिता लोकतंत्र की असली ताकत। उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन। संसदीय लोकतंत्र को सफल, प्रभावी और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों पर। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज बने प्रस्तावक। विभिन्न प्रदेश इकाइयों की ओर से भी अनुमोदन पत्र पेश। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद ये उनकी तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है और पिछले 1 दशक में ये उनकी 5वीं भारत यात्रा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका स्वागत किया। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। यह यात्रा भारत संयुक्त अरब अमीरात की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए नए आयाम स्थापित करेगी। दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक एक ही कार में सफ़र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक की। बाद में दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत हुई। इसके अलावा कई अहम समझौतों को मंजूरी दी। बैठक के दौरान रणनीतिक रक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, धोलेरा में बुनियादी ढांचे में निवेश, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर, एआई सेक्टर, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उनके परिवार का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को एक रॉयल नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट किया। यह गुजरात का एक खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का झूला है जो गुजरात के कई परिवारों के घरों का खास हिस्सा होता है। इसे हाथ से फूलों और पारंपरिक डिज़ाइनरों से बारीकी से तराशा गया है, जो कुशल कारीगरी को दिखाता है। Even for this short visit, this was a really high-powered delegation that accompanied the president. The talks between the leaders, as I said, were characterized by the warmth and special friendship between the two leaders that has become a characteristic of this relationship. There is a detailed joint statement that is being issued, which will be uploaded as soon as we finish here, as also a list of outcomes from this visit. Let me quickly take you through the key outcomes that will, in a sense, define our bilateral engagement with the UAE in the immediate near future. First of all, a letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE. A letter of intent was also signed between the Indian National Space Promotion and Authorization Center, INSPACE, and the UAE Space Agency
for a joint initiative for space infrastructure development and its commercialization. Under this particular initiative, we will look to setting up new launch complexes, satellite fabrication facilities, joint missions, space academy, and training centers. A letter of intent was signed on the UAE's participation in the development of special investment region in Dholera in Gujarat. This is a mega partnership initiative that will look at the establishment of an international airport, a pilot training school, an MRO facility, a greenfield port, a smart urban township, as well as projects related to railway connectivity and energy infrastructure. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी ढांचे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरकोस्की के साथ आज दिल्ली में बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पोलैंड के लिए भारतीय क्षेत्र अनजान नहीं है और वह सीमा पार आतंकवाद की दीर्घकालीन चुनौती से भली भांति परिचित है। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के समय में अमेरिका और फ्रांस में उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया था। उन्होंने कहा कि भारत को जानबूझकर निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। In recent past, both in New York last September and in Paris this January, I have candidly shared our views on the Ukraine conflict and its implications. While doing so, I have also repeatedly underlined that the selective targeting of India is both unfair and unjustified. I do so again today. Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. विदेश मंत्री ने कहा कि मध्य यूरोप में पोलैंड भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 7 अरब डॉलर है, जिसमें पिछले एक दशक में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि पोलैंड में भारतीय निवेश 3 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जिससे पोलैंड में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, उसके बाजार का आकार और निवेश केंद्रित नीतियां पोलैंड के कारोबारियों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराती है। We meet at a time when the world is under considerable churn. As two nations located in different regions, each with its own challenges and opportunities, it is obviously useful to exchange views and perspectives. Our bilateral relationship has also progressed steadily, but nevertheless needs constant tending. India and Poland have traditionally enjoyed warm and friendly ties. In recent years, it's been marked by high-level political exchanges and vibrant economic and people-to-people ties. The visit of Prime Minister Narendra Modi to Poland in August 2024 saw our relationship elevated to a strategic partnership status. Today, Deputy Prime Minister, we would review the Action Plan 2024-28, through which we seek to realize the full potential of our strategic partnership. We will also discuss ways to take forward our cooperation in trade and investment, defense and security, clean technologies, and digital innovation. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि किसी अन्य नेता ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया है। बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने इसकी जानकारी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के दिन
आज राजधानी में पार्टी के मुख्यालय पर सीनियर नेताओं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लगा था। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेताओं ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नाम का प्रस्ताव दिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और कुछ अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। बीजेपी की प्रदेश इकाइयों की ओर से भी नितिन नबीन के नामांकन के अनुमोदन के प्रस्ताव पेश किए गए। भाजपा संगठन के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया पूर्ण हुई। 36 में से 30 राज्यों में संगठनात्मक चुनावों के बाद तय प्रक्रिया के मुताबिक जांच और वापसी पूरी हुई। देश भर से मिले विश्वास और समर्थन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा का विमोचन किया। आत्मकथा का शीर्षक गट्स है। यह किताब मेडिकल स्कूल के कठिन दिनों से लेकर ऑपरेशन थिएटर में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और भारत में न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी के अग्रदूत के रूप में उनके अनुभवों का विवरण देती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अलग अलग विचारों के बावजूद आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका कारण है कि भारत एक है, उसकी सोच एक है। We are always having a feeling that there is a north-south divide, there is a east-west divide, but most of us are forgetting, even within our own state, there are so many divisions. Within our own district, there are so many divisions. Even within our own village, there are so many divisions, different thoughts, different mindset. But in spite of that, we should not forget one thing. We are so powerful today in the world only because India is one and it is so strong. And I am sure that this type of autobiographies will bring the more unknown people more getting closer. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर पलानीवेलु के एक सर्जन के रूप में संघर्ष, चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में उनके नवाचारों को याद किया। Autobiography is not a mere autobiography of a person, but it gives a lot of enthusiasm for every youngster, how he should take the life, how he should study, how he should come up, how he should take the risk, and how he should make himself as an expert in that particular field. It is said genius is 90% perspiration and 10% is inspiration. I knew from the beginning that I am not a genius. This is his quote in his book, and hence decided to make it 100% perspiration. This is what he said about his life. And I find this book truly remarkable as it does not focus only on success, but also speaks openly about the struggles, setbacks, and the courage required to overcome them. लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को सफल, प्रभावी और मजबूत बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों पर होती है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश और इसके विभिन्न प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों ने अपने आचरण, व्यवहार और निष्पक्ष भूमिका के माध्यम से
विश्व के सम्मुख ये सिद्ध किया कि संवाद, विमर्श और मर्यादा पर आधारित संसदीय लोकतंत्र ही लोकतंत्र की सर्वोत्तम और सर्वाधिक सशक्त परंपरा है। 2015 में इसी विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी, संवाद हुई थी कि राज्य की विधानसभाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, उनको पेपरलेस विधानसभा बनाया जाए, विधानसभा की कार्रवाइयां, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्रवाई जनता की पहुंच तक पहुंचे और लोगों का विश्वास, भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर बढ़े। आज हम 2026 में जब यहां पर बैठे हैं, जब देश की सभी राज्य की विधानमंडल पेपरलेस हो चुके हैं, सभी विधानमंडलों की कार्रवाई की सीधा प्रसारण होता है और नए इनोवेशन के साथ विधानसभाओं की प्रभावी कार्रवाई जनता तक पहुंचे, इसके लिए सभी राज्य विधानसभाओं ने अपनी विधानसभाओं को डिजिटलीकरण भी कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन का अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आए, किंतु पीठासीन अधिकारी के रूप में उसका आचरण पूर्णतः न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और संतुलित होना चाहिए ताकि सदन की गरिमा और विश्वास अक्षुण्ण बना रहे। उन्होंने कहा कि विधायिका के माध्यम से ही जनता की आवाज़ शासन तक पहुंचती है और जन समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे में राज्य विधानमंडलों में चर्चा और कार्यवाही के समय का निरंतर कम होना हम सभी के लिए विचार का विषय है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही के लिए पर्याप्त और सुनिश्चित समय निर्धारित होना आवश्यक है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां हमें मिलकर समाधान करनी पड़ेगी। हम किस तरीके से राज्य की विधानसभाओं को जनता की विशेषता, प्रामाणिकता बनाए, ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी विधानमंडल के अध्यक्षों की भी है और हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है कि हम सदन में उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कठिनाइयां सदन में रखें। और सदन की विशेषता होती है कि जो बातें सदन में रखी है, जो अंतिम व्यक्ति बैठा है, जिसका एक मत भी निर्णायक होता है, उसी तरीके से उस एक व्यक्ति की आवाज जो विधानसभा के अंदर जनप्रतिनिधि रखता है, उसकी बात शासन तक पहुंचे और इस शासन के अंदर जो बात पहुंचे उसका परिणाम निकले। 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और 6 विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों की उपस्थिति वाला ये सम्मेलन पारदर्शी और नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक के समुचित उपयोग, लोकतांत्रिक शासन को सक्षम बनाने के लिए विधायकों के क्षमता निर्माण और जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही जैसे विषयों पर सार्थक संवाद का मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। आज अपनी विकास यात्रा के बड़े ही महत्वपूर्ण चरण में, आज दुनिया की परिस्थिति, जियोपॉलिटिकल वातावरण जो है, आप सब जानते हैं, अत्यंत चुनौतीपूर्ण। बावजूद इन चैलेंजेस के आज दुनिया में भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 47 के विकसित राष्ट्र बनने के विजन को साकार करने के लिए हमें और अधिक सुधारों और अधिक सक्रिय और दूरदर्शी शासन की आवश्यकता होगी। इस दिशा में केंद्रीय सरकार की भूमिका के साथ साथ राज्यों के स्तर पर किए जाने वाले सुधार और शासन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होंगे। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन, समूह चित्र और विभिन्न समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में अगले दिन 20 जनवरी को सत्र के दौरान एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रस्तावित है। राजधानी लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों का प्रतिष्ठित सम्मेलन चौथी बार आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में शुरू हुए 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन और सचिवों के 62वें सम्मेलन पर दिए संदेश में कहा है कि बहस और चर्चा लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पारदर्शिता, निष्पक्षता और अलग अलग विचारों के प्रति सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा है कि अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी सदन में मर्यादा और शालीनता बनाए रखते हुए विधायी नियमों, प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रभावी कामकाज करते हैं। निष्पक्ष और व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह देखकर खुशी होती है कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे संसद द्वारा आयोजित राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के समापन के बाद हो रहा है। It is heartening to learn about the organization of 86th All India Presiding Officers Conference AIPOC at Lucknow from 19th to 21st January 2026. What is particularly pleasing to note is that this national conference follows the conclusions of 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth hosted by our Parliament. Since its inception in Shimla in 1921, AIPOC has truly come a long way. Having addressed AIPOC sessions earlier, my mind immediately racks back to my participation at the Centennial Conference also held in Shimla in 2021. Debates and discussions are an important point of democracy, promoting transparency, fairness and respect for differing viewpoints and criticism with dignity. In this context, speakers and presiding officers play a crucial role in ensuring the smooth, impartial and orderly function of legislative bodies. By facilitating effective transactions of business while maintaining decorum and decency on the floor of the House and adhering to legislative rules and procedures. By presiding over debates, giving members an opportunity to speak, deciding points of order and overseeing voting, they act as neutral authorities of party politics, uphold the dignity of the House and safeguard the integrity of democratic process. The conference provides an effective platform to the presiding officers of our Parliament and legislatures of state and union territories from across the nation to share their perspectives and experiences in following legislative practices and upholding constitutional values. It also provides them an opportunity to share their concerns, best practices and initiatives to further enhance legislative efficiency and democratic process. The themes selected for this conference are timely, relevant and people-centric. In today's digital age, technology is a proven force multiplier. It continues to be relevant in strengthening transparency, efficiency and citizen-centered legislative process. And it is in optimizing the capacity of legislators and in making our legislatures and elected representatives more accountable and accessible to the citizens. Respectively, more accountable and accessible to the citizens. May the deliberation of this conference further boost the effectiveness and efficiency of the presiding officers in raising the quality of debates and discussions in the House. Through the Speaker of Lok Sabha and Chairman of AIPOC, Shri Om Birla Ji, I extend my best wishes to all the speakers and presiding officers across the country. Thank you. Jai Hind.
लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को लेकर यूपी विधानसभा के सदस्यों से बातचीत की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और हम मौजूद हैं एक ऐतिहासिक भवन में। यह है उत्तर प्रदेश विधानसभा का कक्ष और हमारे साथ विधानसभा सदस्य मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश है मेजबान ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का। तो आइए चर्चा करते हैं विधान सभा के सदस्यों से। सबसे पहले मैं आपसे पारासर जी आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, आपका संसद टीवी में देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा के दूसरी बार सदस्य चुने गए यहाँ पर। और निश्चित रूप से आज की जो विधानसभा है वो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सारी विधानसभाओं में ऐतिहासिक मंडप, ऐतिहासिक भवन, हेरिटेज बिल्डिंग, और जिसमें अपने आप में एक स्वतंत्र आंदोलन से लेकर वर्तमान तक का एक इतिहास इसमें छिपा हुआ है पूरा। और उस इतिहास को आज हम सब लोग इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीट के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसने देश सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए। वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। और इस बार विधानसभा में बहुत परिवर्तन हुआ है। पेपरलेस विधानसभा हो गई है। हमारे यहाँ पेपर का यूज़ नहीं होता है, ऑनलाइन क्वेश्चन लगते हैं, ऑनलाइन उस पर जवाब आता है। और नए नौजवान विधायक बहुत ढेर सारे आए हैं जिनके मन में उत्सुकता रहती है कुछ करने की, कुछ समाज में नया करने की, कुछ प्रदेश को बाहर आगे बढ़ाने की। तो आज इस सदन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बहुतायत हैं और ये सदन में आके अपने क्षेत्र के विषय में लोग क्षेत्र के विषय में यहाँ बात रखते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जागरूक रहते हैं। हम भी जब यहाँ पहली बार चुन के आए थे 12 में, तो हम लोग भी नए सदस्य थे और नौजवान सदस्य थे, लेकिन इस सदन से बहुत कुछ सीखने को मिला और ये बहुत बड़ी पाठशाला है। यहाँ बहुत योग्य लोग इस सदन में आए हैं। बुलेटिन में अब नजर कुछ और प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीआरएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश उन पुरुषों और महिलाओं के प्रति गहरी सराहना व्यक्त करता है जिनकी व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प संकट के क्षणों में अचूक रहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर वीबीजी राम जी कानून के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि नया अधिनियम काम के अधिकार को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह झूठ फैला रहा है कि इस योजना के तहत रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों, वन्य जीव अभ्यारण्यों, बाघ अभ्यारण्यों और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, रक्षा आवश्यकताओं और अवसंरचना विकास से संबंधित 70 प्रस्तावों पर विचार किया। स्थायी समिति ने सीमावर्ती और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक अवसंरचना से संबंधित 17 रक्षा संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हासिल करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत ने 2025 में $47 बिलियन यानी 4.15 लाख करोड़ का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हासिल किया है। इसमें से $30 बिलियन PLI आधारित स्मार्टफोन एक्सपोर्ट से आए हैं। उन्होंने बताया कि 2015 की तुलना में 11 गुना ग्रोथ हुआ है। महिलाओं की मजबूत भागीदारी के साथ 25 लाख नई नौकरियां सृजित की गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को निमंत्रित किया गया है। इनमें आय और रोजगार सृजन में अनुकरणीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तक, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया है। यह बोर्ड गजा में स्थायी शांति लाने की दिशा में काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर साझा किया।
IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। ग्रोथ का अनुमान 0.7% अंक बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया है, जो साल की तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजों और चौथी तिमाही में मजबूत गति को दिखाता है। चीन की अर्थव्यवस्था 2025 में मजबूत निर्यात के दम पर 5% की वार्षिक दर से बढ़ी। चीन सरकार ने बताया कि साल की आखिरी तिमाही में हालांकि वृद्धि दर धीमी होकर 4.5% रह गई। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछली तिमाही में 4.8% की वार्षिक दर से बढ़ी थी। दक्षिण स्पेन में एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी के पटरी से उतरकर विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य रेलगाड़ी से टकरा जाने से कम 39 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। रेल संचालक एडिफ के अनुसार मलागा और मैड्रिड के बीच सेवाएं देने वाली एक रेलगाड़ी में लगभग 300 यात्री सवार थे। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश की विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स ने 2024-25 में 2700 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ दर्ज किया है। IIT दिल्ली परिसर में विद्युत और विनियमन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार आगामी बजट सत्र में विद्युत अधिनियम में संशोधन लाएगी, जिससे इस क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम किया जा सकेगा। विद्युत और विनियमन उत्कृष्टता केंद्र का उल्लेख करते हुए विद्युत मंत्री ने कहा कि इस विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक सुधार शुरू होंगे, जिनसे देश को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व द्वारा निर्धारित नियमों और मानदंडों का पालन करने के बजाय अपने नियम बनाने चाहिए और अन्य देशों के लिए भी नियम निर्धारित करने चाहिए। आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं भगवान श्री राम की दिव्य शक्ति का प्रतीक कोदंड धनु की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।